हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इकोनॉमिक्स का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। मैराथन रिवीजन होगा ये। इसमें 100 क्वेश्चंस है और हर क्वेश्चन के साथ आपको उसके आगे पीछे का जो भी कंसेप्ट हो मैं आपको उसमें क्लियर कराती चलूँगी। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। कैपिटल इज अ स्टॉक कंसेप्ट, फ्लो कंसेप्ट, बोथ ए एंड बी। अब देखिए, कैपिटल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। कैपिटल क्या होता है, आपको पता है कि कैपिटल में जब हम जैसे एक सपोज कीजिए एक टैंक है, ठीक है, और एक टैप लगा हुआ है इसमें, ठीक है। अब यहाँ से आपके पानी आ रहा है। अब ये जो चीज़ है, ये जो स्टोर करके आती है उसको हम क्या बोलते हैं, वो हो जाएगा आपका स्टॉक कंसेप्ट। और जो चीज़ फ्लो होती है ना उसको क्या बोलते हैं, फ्लो कंसेप्ट। तो कैपिटल क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है कि फ्लो कंसेप्ट है, ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैपिटल क्या हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ को कैपिटल को स्टोर करके रखते हैं, दैट इज़ आप अपने बैंक में रखते हैं, फिर उसमें से आपको जो जो यूज़ करना है, जैसे यूज़ करना है आप करते रहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक कंसेप्ट है, ये नॉट फ्लो कंसेप्ट है। इसमें एडिशन होता रहता है, ठीक है, बट इसके अंदर आपका जो कैपिटल है वो स्टॉक के रूप में रहता है। सेकेंड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, मतलब फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ऐसी कॉस्ट जो आपकी फिक्स्ड रहती है ना। इसके लेवल ऑफ आउटपुट पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नो इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब कि लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी हो उसका फर्क नहीं आएगा। अगर आउटपुट ज़ीरो है तो क्या फिक्स्ड कॉस्ट ज़ीरो हो रही है, नहीं, आउटपुट ज़ीरो है तो भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। अच्छा, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो अब यहाँ पहले आ रहा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपका आउटपुट हो रहा है फिर भी आपको इंटरेस्ट तो देना है आपने अगर लोन लिया है तो ये नहीं है फिक्स, मतलब ये फिक्स्ड कॉस्ट है। सेकेंड आता है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। तो इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल क्या होगा, जैसे जैसे रॉ मटेरियल्स ज़्यादा प्रोसेस होंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, मतलब आउटपुट बढ़ा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ी। इसको क्या बोलेंगे अपन, वेरिएबल कॉस्ट है। ये क्या है, ये चीज़ वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। कौन सी, ये जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, क्यों, क्योंकि ये आउटपुट के साथ चेंज होती है। आउटपुट बढ़ जाएगा तो आपकी ये जो कॉस्ट है इलेक्ट्रिसिटी की, फ्यूल की, ये भी बढ़ जाएगी, ज़्यादा प्रोसेस करोगे, है ना। तो ये अपना क्या जो अपना कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये क्या हो गया, वेरिएबल कॉस्ट। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, ये तो लगेगा ही, है ना, फिक्स लगता है। ऐसा तो नहीं है कि बिल्डिंग बड़ी हो गई या आउटपुट बड़ा हो गया तो ज़्यादा लग रहा है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ गोडाउन, तो ये भी यही लगेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल ये है जो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, बाकी तीनों फिक्स्ड कॉस्ट है। मूविंग ऑन, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन, अब इसने क्या बोला, क्या क्या है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, बिल्कुल सही है, प्रोडक्ट नहीं है, ये आउटपुट है। तो यहाँ पर देखो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इनपुट्स और आउटपुट इनके बीच का रिलेशन होता है। हम कितने इनपुट्स ले रहे हैं, लैंड में, लेबर में, कैपिटल में, हम क्या डाल रहे हैं और उसका रिजल्टेंट आउटपुट क्या होगा, उसका एक टेक्निकल रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर द प्रोडक्शन फंक्शन का देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स यूज्ड एंड रिजल्टिंग क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। टेल्स अस द मैक्सिमम अटेनेबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स, ये भी हमें पता है कि इनपुट्स कितने यूज करेंगे ताकि हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, ये भी ये बताता है। तीसरा, इट एक्सप्रेसेस द टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये भी यही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है, ठीक है। आगे चले, जनरली पेरिशेबल गुड्स लाइक बटर, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स विल हैव, पेरिशेबल का मतलब क्या होता है,
जो जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो जैसे मिल्क है, अपन अमूल का पैकेट लेने जाते हैं, 2 दिन की डेट आती है ना उसके अंदर, है ना, आपको यूज़ करना होता है। वेजीज होती है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, ये सब क्या हुआ, रीजनल मार्केट होता है इनका। रीजनल नहीं, लोकल मार्केट होता है, क्योंकि रीजनल मतलब क्या होता है कि लोकल से थोड़ा बड़ा। जैसे अपन जयपुर की बात कर रहे हैं तो जोधपुर जा रहा है आपका मटेरियल, बीकानेर जा रहा है, अलवर जा रहा है, इतनी टाइम तो नहीं लगा सकते ना हम एक एक प्रोडक्ट के लिए। अगर इतना टाइम लगेगा वो बीच में ही खराब हो जाएगा, तो आप सेल क्या करोगे? तो आपको जहाँ जो जो मिलता है आसपास का लोकल मार्केट, उसी में सेल करते हो। तो पेरिशेबल गुड्स का मार्केट क्या होता है? लोकल मार्केट। ठीक है, बी ऑप्शन इसका रहेगा। मेरे को तो रेड ही सही लग रहा है, कम से कम चलने में आ रहा है। आगे चलते हैं। अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हैज़ कंट्रोल ओवर। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, तो अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में पढ़ा था, क्या होता है, क्या फीचर्स है? पहला है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक है, जैसे आलू प्याज वाले होते हैं, है ना, बहुत सारे होते हैं, कितने सारे आपको हर जगह मिल जाएंगे, है ना। सेकंड क्या होता है इनमें? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। मैं एक तरह से ही रिवाइज ही करवा रही हूँ पूरा आपको, परफेक्ट कंपटीशन। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? एक जैसे, सेम। अगर आपने आलू एक इधर से भी लिया है, इधर से भी लिया है, मिक्स करोगे तो मालूम कर सकते हो क्या कि कौन से यहाँ से कौन सा लाए थे? नहीं कर सकते। तो होमोजीनियस प्रोडक्ट, यहाँ पर प्राइस क्या होती है? सेम होती है। ऐसा नहीं है ना कि हर अलग अलग जगह अलग अलग होगा। अगर 25 रुपये किलो 30 रुपये किलो बिक रहा है तो वही हर जगह बिकेगा, है ना। तो यहाँ पर मार्केट में प्राइस कैसे डिसाइड होती है? फर्म तो डिसाइड नहीं कर सकती मार्केट प्राइस, तो कौन डिसाइड करता है? इंडस्ट्री डिसाइड करती है। इंडस्ट्री समझते हो, बहुत सारी फर्म्स इकट्ठी होकर जब इंडस्ट्री बनाती है तो वो डिसाइड करती है डिमांड क्या होगी, सप्लाई क्या होगी। जैसे मोहाना मंडी है, मंडीज होती है ना, वो एक तरह से होलसेल मार्केट होता है ना, तो वो बताते हैं, मतलब जैसे जो रोज़ सुबह माल उतरता है तब उनको मालूम पड़ता है कितना डिमांड है, कितना सप्लाई जाएगा, उस हिसाब से उसकी कॉस्टिंग तय होती है, क्या किस प्राइस में बेचना है। तो हम क्या करते हैं, फर्म अकेला, एक छोटा सा दुकानदार नहीं तय करेगा कि उसको किस प्राइस में बेचना है। कौन तय करेगा? इंडस्ट्री तय करेगी। तो फर्म जो होती है परफेक्ट कंपटीशन में क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। क्या बोलेंगे उसको? प्राइस टेकर। मतलब ये प्राइस लेती है, खुद बनाती नहीं है। तो प्राइस मेकर कौन होता है? इंडस्ट्री। ठीक है, प्राइस मेकर मतलब प्राइस कौन बनाएगा? इंडस्ट्री बनाती है। ठीक है, प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट और है इसमें, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। एंट्री और एग्जिट फ्री रहता है इसके अंदर। ठीक है, फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। तो जब फ्री एंट्री है तब क्या है आपका, कोई भी फर्म कभी भी आ सकती है, कभी भी जा सकती है ना, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अगर लॉस हो रहा है तो आप अपने रिसोर्सेज, मतलब आपको लग रहा है कि आलू में आपको लॉस हो रहा है तो आप टमाटर लगा के बैठ गए। नेक्स्ट डे आपको लग रहा है कि इसमें लॉस हो रहा है तो वेजिटेबल्स लगा के बैठ, कुछ और फ्रूट्स लगा के बैठ गए। तो यहाँ पे फ्री एंट्री और एग्जिट होता है। तो यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन पूछा है इसने बोला अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म हैज़ कंट्रोल ओवर। प्राइस पे भी कंट्रोल नहीं है, प्रोडक्शन कितना करेगा, कितना प्राइस पे, वो भी कंट्रोल नहीं है। प्रोडक्शन, प्राइस और कंज्यूमर्स, इस पे भी कंट्रोल नहीं है। तो आंसर क्या है? नन। किसी पे भी कंट्रोल नहीं है उसका, उसको तो जो मिलेगा वो वैसे बेचेगा। ठीक है, AR इज इक्वल टू MR। आ जाओ इसमें, अब परफेक्ट कंपटीशन के आगे की बात कर रहे हैं हम। देखिए, याद आ रहा है ऐसा कुछ है परफेक्ट कंपटीशन का डायग्राम। आपको जिनको रिकॉल नहीं हो रहा है उन्होंने अभी किया नहीं है, इसलिए रिकॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, ये YOX है, इसमें ये परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कांस्टेंट होती है। इसके अंदर एक पॉइंट और जोड़ देंगे हम, यहाँ प्राइस कांस्टेंट होती है। ठीक है, प्राइस कांस्टेंट है, तभी मैंने लाइन क्या करी है, एकदम एक जैसी है ना। यहाँ पर ये प्राइस है और ये आउटपुट है।
आउटपुट कितना भी बढ़ता जाए यहाँ पे आके आपकी प्राइस ऑल ओवर सेम रहेगी। तो जब सेम रहेगी तो कांस्टेंट लाइन आएगी, ठीक है। अब इसमें आगे चलें तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि डिमांड कर्व जो होता है परफेक्ट कंपटीशन का वो कैसा होता है, इलास्टिक होता है, इन इलास्टिक होता है, हाईली इलास्टिक होता है, हाईली इन इलास्टिक होता है। तो इसका मतलब क्या, जब हमको पैरेलल लाइन मिलती है ना एक्स एक्सिस से, तो इसको क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। क्यों बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, मतलब कि प्राइस तो एक जैसी है, प्राइस कितनी भी मतलब प्राइस तो एक जैसी है, डिमांड जो है वो बहुत ऊपर नीचे हो रही, कितनी भी बढ़ जाए प्राइस सेम ही रहेगी, मतलब डिमांड ज़्यादा चेंज हो रही, ठीक है। इसका मतलब ये है कि प्राइस कांस्टेंट है। तो यहाँ पर ये हमारा जो ये यूनिट्स हैं, ये हमारा टी आर है, टी आर बोलो कि ए आर और एम आर, ठीक है। देखो मान लो यूनिट्स हमारी 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब मेरे को टोटल रेवेन्यू कितना मिल रहा है, मेरे को यूनिट सेम है तो मेरी प्राइस सेम है, ठीक है। मेरी प्राइस सेम रहेगी तो प्राइस क्या होती है, ए आर को ही हम प्राइस बोलते हैं। प्राइस मान लो मेरे एक यूनिट की 20 ही है, तो इसके अंदर कितने की हो जाएगी, 40 60 80 100, ठीक है। ये सब मैंने किससे इनपुट किया है, ये इसको इससे इनटू किया है मैंने। तो ये क्यों निकाल रही हूँ मैं, बेसिकली ये निकाल रहे हैं कि प्राइस जब भी कांस्टेंट रहती है, जो उसका ए आर होता है एवरेज रेवेन्यू और उसका मार्जिनल रेवेन्यू सेम होता है, ठीक है। ये रेगुलर क्लासेस में अपन ने करा हुआ है, पर अब रिवीजन है इसलिए थोड़ा जल्दी ले रहे हैं इसको, ठीक है। अब ये इसके अंदर हमारे को ये इधर है प्राइस इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर। अब कुछ याद आ रहा है क्या, मैं ये ड्रॉ कर रही हूँ तो ये एम सी कर्व है, ठीक है, ये एम आर कर्व है। अब इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, बिलो से कट करेंगे। पहला कंडीशन क्या था इक्विलिब्रियम का, कि एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर, तो एम सी दो बार इक्वल हो रहे, एक इस पॉइंट पे एक इस पॉइंट पे, दोनों पॉइंट्स पे इक्वल है ना, क्योंकि कर्व जहाँ भी एक दूसरे को काटते हैं वो उनका इक्वल होने का संकेत होता है एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो रहा है, इसको ए मान लो इसको बी मान लो, ए पर भी पॉइंट पे कट हो रहा है और बी पे भी कट हो रहा है, पर ए में ऊपर से कट हो रहा है, बी में नीचे से कट हो रहा है, तो नीचे से जहाँ कट होगा वही हमारी इक्विलिब्रियम होगी। तो ये जो आउटपुट आएगा ये है हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में भी या कोई भी मार्केट फॉर्म में इक्विलिब्रियम की यही दो कंडीशंस रहती है, एम सी शुड बी इक्वल टू एम आर एंड एम सी कट्स एम आर फ्रॉम बिलो, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन पे कि ए आर इज इक्वल टू एम आर अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है। बाकी मोनोपोली में भी अलग होती है, ओलिगोपोली में अलग ही रहती है, मोनोपोलिस्टिक में भी अलग होती है, दोनों के कर्व्स अलग अलग बनते हैं, पर परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये सब सेम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन ई इज इक्वल टू 1 देन एम आर इज, देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, इलास्टिसिटी और किसके बीच का रिलेशन देखना है, एम आर का। कुछ याद है क्या फॉर्मूला था, एम आर इज इक्वल टू ए आर इंटू ई माइनस 1 बाय ई, नहीं याद है। ये ई किस लिए है, इलास्टिसिटी के लिए, किसके लिए है, इलास्टिसिटी के लिए, ठीक है। इसमें 3 कंडीशंस हो सकती है। पहली कंडीशन होगी ई मान लीजिए 1 है, ठीक है। अब हम सिर्फ वैल्यू पुट कर रहे हैं, ई 1 है और ए आर मैंने अज्यूम किया 30 है, सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, अज्यूम किया है ना 30 है। अब इसको मैं एम आर ढूंढना हो तो कैसे निकालूंगी, एम आर इज इक्वल टू ए आर 30 इंटू ई माइनस 1, 1 माइनस 1 बाय 1, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया, 0 इंटू 30 0 हो जाएगा, तो एम आर क्या आ गया 0, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि जब ई 1 होता है तो एम आर क्या आता है 0। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं, ई मैंने लिया लेस देन 1, अब लेस देन 1 में मैं ए आर जो है वो तो 30 रख रही हूँ, लेस देन 1 में कुछ भी अज्यूम करूँ, मान लो 0.5 अज्यूम किया मैंने, है ना। तो एम आर क्या हो जाएगा 30 इंटू
0.5 ई -1/e, है ना। तो ये क्या आएगा, कुछ भी आएगी नेगेटिव आएगी ना वैल्यू, क्योंकि 0.5 -1 तो -0.5 आया। -0.5 इंटू 30 करूँगी, -0.5/0.5 तो 1 आएगा -1, और 30 इंटू -1 तो -30। कुछ भी वैल्यू आई तो क्या आ जाएगा, मेरा नेगेटिव आंसर आएगा। थर्ड में देखो e ग्रेटर देन 1 है, मान लो मैंने लिया 2, ठीक है। तो 2 पे क्या आ जाएगा मेरा, 30 इंटू 2 -1/2, तो 2 -1 1, 1/2 मतलब आधा हो गया, 30 का आधा हो गया 15, तो पॉजिटिव आया आंसर। तो हमको 3 चीज़ें मिल गई कि अगर E 1 होता है, E 1 होता है तो MR 0 होता है, E लेस देन 1 होता है तो आंसर नेगेटिव में आता है, E मोर देन 1 है तो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन E इज इक्वल टू 1 देन MR इज, क्या आएगा, MR 0, ठीक है। आया समझ में, कुछ रिवाइज हुआ कि भाई ऐसा कुछ पढ़ा था हमने पहले। नेक्स्ट है, व्हेन प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट अ फर्म शुड। देखो कभी भी याद रखना कि ऐसा नहीं है कि फर्म चालू करेगी तो मतलब अपना बिजनेस चालू किया तो लॉस इंकर कर रही है तो भी चालू ही रखेगी और लॉस होने तक का वेट करेगी, ऐसा भी नहीं है। फिक्स्ड जो अपनी कॉस्ट होती है उसको, किसका ब्रेकअप क्या होता है, टोटल कॉस्ट कितने में चेंज होती है, किस में डिवाइडेड होती है, सॉरी, एक हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, एक हो गई वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या हुआ, जो प्लांट लैंड बिल्डिंग में लग गया तो ये सबसे पहले लग जाता है ना। अगर आपने बिजनेस चालू करने के लिए कोई बिल्डिंग किराए पे ली तो रेंट दे दिया ना, उसकी पगड़ी दे दी ना, फिक्स्ड कॉस्ट हो गई वो, ठीक है। फिर अब आप उस पर वेरिएबल कॉस्ट में मतलब आप क्या करोगे, आप लेबर लोगे, रॉ मटेरियल्स लोगे, फिर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट में मैंने क्या लिखा, रॉ मटेरियल्स और लेबर, ठीक है। आउटपुट अगर 0 है मतलब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं किया तो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है क्या मेरी, तब भी लग रही है। वेरिएबल कॉस्ट लग रही है क्या, नहीं लग रही है, ये 0 रहेगी, ठीक है। तो अगर मेरे टोटल कॉस्ट का, मान लो मेरा प्रोडक्ट जो है उसकी प्राइस मैंने 30 मानी, 30 में से मेरी कॉस्ट कितनी थी, मान लो 27 रुपये कॉस्ट थी, जिसका ब्रेकअप था 20 + 7, 20 आपकी ये फिक्स्ड कॉस्ट लग रही थी और 7 आपकी वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी, ठीक है। तो आप कब तक चालू रखोगे अपना बिजनेस, जब तक आपके, देखो फिक्स कॉस्ट तो एक बार लग गई तो वो तो इतनी जल्दी रिकवर नहीं होगी, पर अगर आपकी लेबर की वेजेस नहीं निकल रही हैं, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकल पा रहा है, तो आपको बंद करना पड़ेगा ना। जैसे कोरोना के टाइम क्या हुआ था उस टाइम कि लोगों के पास डिमांड नहीं थी, प्रोडक्शन एकदम ठप पड़ा हुआ था। जब प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो लेबर को आप वेजेस कैसे दोगे, तो आप क्या करोगे, कम से कम उस टाइम टेम्पररी शट डाउन कर लोगे जब तक मार्केट में डिमांड नहीं आती, इतनी डिमांड ना हो कि अपन प्रोडक्शन करें और जो रेवेन्यू मिले उससे आप वेजेस दे सको। तो मतलब क्या है कि जब तक आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होता है तब तक आप क्या करते हो, बिजनेस चालू रखते हो, और लग रहा है आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो रही है तो बंद कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है इसलिए ध्यान रखना। व्हेन अ प्राइस इज लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब प्राइस मतलब जो रेवेन्यू मिल रहा है वो आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी नीचे का मिल रहा है तो क्या करोगे, बंद कर दो, शट डाउन, सिंस इट कैन नॉट रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट इफ इट स्टेज इन बिजनेस। अगर आपका वेरिएबल ही नहीं मिल रहा है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो भूल ही जाओ, है ना। आगे चले, अ ड्रॉट इन इंडिया लीड्स टू अनयूजुअली लो लेवल ऑफ वीट प्रोडक्शन। देखो सूखा पड़ा है इंडिया में तो वीट का प्रोडक्शन कम हो गया, डेट इज सप्लाई वीट की कम हो गई। अब वीट की सप्लाई कम हो गई और मार्केट में डिमांड है तो आपको क्या लगता है प्राइसेस राइज करेंगी कि फॉल करेंगे, राइज ही होंगे ना, क्योंकि डिमांड बढ़ी हुई है और सप्लाई कम है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन क्या बोला उसने, अ ड्रॉट इन इंडिया लीड्स टू अनयूजुअली
low level of wheat production. This would lead to a rise in price of wheat and fall in the quantity of wheat demanded due to excess demand at the original price. Demand excess है, demand बढ़ी हुई है, supply तो कम ही है, demand बढ़ी हुई है, इसीलिए price में rise हुआ है ना. The concept of consumer surplus was evolved by अल्फ्रेड मार्शल. इस पे क्वेश्चन आता है. ठीक है, अब बात यह है कि कंज्यूमर सरप्लस होता क्या है. चलो अब ये देखते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है. ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस मतलब विलिंग प्राइस माइनस मार्केट प्राइस. जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आपको कोई मोबाइल मिल रहा है ना, जो आपके पसंद का मोबाइल है ना, उसके लिए आप 80,000 देने को तैयार हो. ठीक है, आप 80,000 तक देने को तैयार हो. उसका मतलब मान लो उसका पहले मार्केट वैल्यू था 1 लाख. ठीक है, पर अब उसमें डिस्काउंट चल रहा है, अमेज़ॉन की सेल लगी है, तो आपको पड़ रहा है 80 का. ठीक है, 80 का आपको पड़ रहा है. आप उसके लिए कितना देने को तैयार थे? आप 80 देने को तैयार हो, है ना. तो अब यहाँ पर 80 का तो है, पर अब ये आपको मान लो आप इसमें 80 देने को तैयार हो, पर ये आपको मिल रहा है 75 में मिलने को तैयार हो गया सारे कटआउट्स के बाद. तो विलिंग प्राइस क्या थी आपकी? विलिंग मतलब आप कितना दे सकते थे? 80,000. और कितनी मार्केट प्राइस में मिल रहा है आपको? 75,000. तो 5,000 का आपकी जेब में फ़ायदा है ना. तो कंज्यूमर सरप्लस का मतलब क्या? जो एंड कंज्यूमर है उसको फ़ायदा हो, तो वो कंज्यूमर सरप्लस होता है. ठीक है, ये कंसेप्ट किसने निकाला? मार्शल ने. ठीक है, हर चीज़ में अगर क्वेश्चन आए ना और समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है, तो अधिकतर मार्शल को ही टिक करके आना. आधे से ज़्यादा चीज़ें उनकी दी हुई है. ठीक है, आगे चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इंक्रीजिंग रिटर्न्स इम्प्लाई. अब रिटर्न्स बढ़ रहे हैं, इतनी सी समझ करो कि रिटर्न्स बढ़ रहे हैं. रिटर्न्स किसी भी ज़मीन से ज़्यादा मिल रहे हैं. ज़मीन मतलब कोई भी लैंड का पीस है और उस पर आपको ज़्यादा वो मिल रहा है, अर्निंग मिल रही है. तो ये किस वजह से हो सकता है? रिटर्न्स कब ज़्यादा मिलते हैं हमें? जब हमारी कॉस्ट कम हो, है ना. पहला ऑप्शन देखो, कांस्टेंट एवरेज कॉस्ट. तो अभी हम ये तो बता नहीं सकते, हमें तो कुछ पता ही नहीं उसके आगे का पीछे का. जो सीधा सा क्वेश्चन है उसमें क्या हो सकता है कि आपको प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा, रिटर्न्स कब ज़्यादा होगा? जब कॉस्ट कम होगी. तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड ऑप्शन क्या है? डिमिनिशिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. तो यही एक रीज़न दिख रहा है. तो डिमिनिशिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. ऑप्टिमम यूज़ किया कि नहीं उसने कैपिटल और लेबर का, ये हमें पता ही नहीं है. तो जो सीधा साधा रीज़न जो दिखाई दे रहा है वो ये. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स. ठीक है, द सप्लाई ऑफ गुड्स इज द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल इन द मार्केट. अब हमें ढूंढना है इसमें कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है. ठीक है, अब गुड्स की सप्लाई की बात की है, तो सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है बताओ? प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ना कि सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी. उल्टा मत सोचना. डिमांड में भी यही लगता है. ठीक है, कि प्राइस और डिमांड का उल्टा रिलेशन है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी. ऐसा नहीं कि डिमांड कम होगी तो प्राइस बढ़ेगी. उल्टा नहीं चलना है. प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी. लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? तभी तो देखो, अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि मेरे को ज़्यादा प्राइस मिलने वाली है, तभी वो सप्लाई बढ़ाएगा. उसको लगेगा कि उसकी कमोडिटी की, उसकी चीज़ की बाहर मार्केट में वैल्यू है और उसको ज़्यादा प्राइसेस मिल सकती है, इसकी डिमांड बढ़ेगी. जैसे अभी कोविड के टाइम इसकी सैनिटाइजर्स और इनकी डिमांड कितनी बढ़ गई थी, मास्क की. तो सब ने वही बनाना शुरू कर दिया था, उनको पता था कि लोग खरीद रहे. ठीक है, तो अब वो प्राइस बढ़ गई, बढ़ा रहे हैं उसके, और वो सप्लाई भी बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट दिख रहा है. अब कोई खरीदने को तैयार है क्या? अब कोई भी तैयार नहीं है. ठीक है, क्योंकि प्राइस अभी लो में मिल रहा है, अभी तो फ्री में भी ले लो उसको. The supply of goods is the quantity offered for sale in a given market at a given point of time at various prices. तो ये तो सही है स्टेटमेंट. सेकेंड क्या बोल रहा है? सप्लाई कर्व्स स्लोप्स अपवर्ड टूवर्ड्स लेफ्ट.
राइट में जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, जो इसने बोला फॉल्स ढूंढना है, तो हमको एक ये फॉल्स स्टेटमेंट मिल गया। अभी आगे देखते हैं। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये भी सही है। सप्लाई शेड्यूल इज अ सीरीज ऑफ क्वांटिटीज विच प्रोड्यूसर वुड बी सेलिंग पर यूनिट ऑफ टाइम एट डिफरेंट प्राइसेस, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है इसके अंदर, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये वीडियो ब्लर्ड नहीं आ रहा मेरा, कभी कभी तो सही आ रहा है। DD curve is horizontal parallel to x axis with reference to price of substitute on y axis। देखो अब इसमें एक चीज समझनी, पहले ये बताओ कि सब्स्टिट्यूट्स के केस में डिमांड कर्व क्या होता है। सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है, तो डिमांड कर्व क्या होगा, उस पर डिमांड कर्व कैसा बनता है। देखो अब मैंने सब्स्टिट्यूट्स मान लिया टी और कॉफ़ी, ठीक है, ध्यान से समझना, ये कंसेप्ट बहुत आता है। टी की प्राइस ऑफ टी, ठीक है, पी का टी किया मैंने, मतलब प्राइस ऑफ टी, टी की प्राइस बढ़ गई। एक सेकेंड, तो डिमांड किसकी, टी की कम हो गई, तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हुई, बढ़ गई, पर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी क्या, प्राइस तो कॉफ़ी की सेम बनी हुई है। ठीक है, अब इसके अंदर ये वाला देखो, एक गुड्स का प्राइस देखेंगे, दूसरे गुड्स का डिमांड देखेंगे, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव रिलेशन मतलब दोनों बढ़ रहे हैं ना, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, और अगर ये कम होएगा तो वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो कभी भी इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज़ का अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो कर्व कैसा बनता है, अपवर्ड स्लोपिंग टूवर्ड्स राइट। ठीक है, अगर इसी जगह अगर इन्वर्स रिलेशनशिप है, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, ये समझ में आया, सब्स्टिट्यूट्स का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे तुम्हारा हो गया पेट्रोल और कार, प्राइस ऑफ पेट्रोल बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड कम हो गई, तो कार की डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। और प्राइस क्या कार की अपनी कम हुई है क्या, नहीं, प्राइस तो वैसी की वैसी है, फिर भी डिमांड कम हो गई पेट्रोल की, पेट्रोल की डिमांड कम हुई इसीलिए कार की डिमांड भी कम हो गई। अब इसका और इसका देखो, इन्वर्स रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप में ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा डाउनवर्ड स्लोपिंग। समझ आया, तो ये सब्स्टिट्यूट्स का केस है। अब इसने क्या बोला क्वेश्चन में हमें कि द डीडी कर्व इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस विद रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑन वाई। ये देखो, अब इसमें भी एक कहानी है कि सब्स्टिट्यूट्स में तो समझ में आ गया कि अपवर्ड स्लोपिंग, पर अगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है ना, ध्यान रखना, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स है मतलब कहीं से कहीं कोई आपको, अगर जैसे लक्स है और दूसरा ले लिया हमने गोदरेज नंबर 1, ठीक है, दोनों की खुशबू, पैकिंग, काम एक जैसा है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। कंज्यूमर को फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो या तो ये ले रहा है या ये ले रहा है, तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी होगी ना वो कैसी होगी, इन्फिनिट। ठीक है, तो इसमें ऐसे इन्फिनिट ऐसे बनता है, ये बनता है, तो ईपी अपना क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, इन्फिनिट। अब इसके अंदर देखो इसने क्वेश्चन क्या पूछा, डीडी कर्व इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल, डीडी कर्व इज हॉरिजॉन्टल पैरेलल मतलब ऐसे है। तो अगर ऐसा केस है ना कभी भी, तो हमेशा उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, इन्फिनिट है, एकदम एट पार पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये किसके केस में होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स के केस में। नेक्स्ट है, इन द थर्ड ऑफ 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, मार्जिनल लाइज बिटवीन। ठीक है, अब इसको अपन समझते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के चैप्टर का क्वेश्चन है ये।
ठीक है, प्रोडक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स, कहानी पढ़ी है? क्या बोलता है हमारा प्रोडक्शन का चैप्टर? उसमें लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दो चीज़ें होती हैं, पता है? शॉर्ट रन के अंदर कौन सा वो होता है अपना लॉ, कौन सा एप्लीकेबल होता है शॉर्ट रन में? नहीं, शॉर्ट रन में देखो, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दो होते हैं। शॉर्ट रन का मतलब क्या है कि जस्ट बिजनेस स्टार्ट ही हुआ है। लॉन्ग रन मतलब बिजनेस बहुत टाइम से चालू है, ठीक है। अब अगर शॉर्ट रन की कहानी करें तो उसमें क्या होता है, इसमें लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस लगता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और लॉन्ग रन में क्या लगता है, लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शंस। इसको ही लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कहते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। और इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिटर्न टू, नहीं आया, फैक्टर। ये याद रखना हमेशा। होता क्या है इसमें, नहीं आई कहानी समझ में ना, आपको तो कोई बात नहीं, अभी तो शुरू ही किया है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या लॉ ऑफ रिटर्न टू फैक्टर, ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब ये है कि जब इस शॉर्ट रन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, फिक्स्ड फैक्टर भी होते हैं, वेरिएबल फैक्टर भी होते हैं। इसका मतलब क्या कि फिक्स्ड फैक्टर मतलब हमने बिजनेस मान लो स्टार्ट किया तो प्लांट एक लिया, उस पर लेबर हम बढ़ाते गए, ठीक है। तो हमारा एक फैक्टर जो प्लांट है वो फिक्स्ड फैक्टर है, लेबर है वो वेरिएबल फैक्टर है। पहले 5 लेबर डाले, फिर 7 किए, फिर 10 किए, मतलब आप लेबर तो बढ़ाते जा रहे हो ना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। ऐसा थोड़ी कि दूसरे दिन ही जाके दूसरे प्लांट लेकर आ गए। अभी बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप अभी तो ग्रो करोगे, अभी आप अपने डिमांड देखोगे, तो अभी आप खर्चा थोड़ी करना पसंद करोगे फिक्स्ड कॉस्ट में। तो आप क्या करोगे, अभी एक ही प्लांट पे आप लेबर जितनी बढ़ा सकते हो उसकी कैपेसिटी के हिसाब से वो बढ़ाओगे। तो यहाँ पर शॉर्ट रन में दो फैक्टर्स देखने को मिलते हैं, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। पर लॉन्ग रन में जाके क्या होता है, सारे फैक्टर्स कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो जाते हैं। जैसे लॉन्ग रन में बिजनेस पहुंच गया, 2-3 साल हो गए, आपको मालूम है कि भाई एक प्लांट पे मेरे 30 लेबर काम कर सकते हैं, तो दूसरी बार आपको अगर प्लांट लगाना है तो सीधा 60 लेबर एम्प्लॉय करोगे, तीसरे में 90 करोगे, फिर से कहानी थोड़ी शुरू करोगे जो शॉर्ट रन में करते हैं। हम कुछ तो सीखते हुए आते हैं ना अपने बिजनेस में, है ना। तो लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। जैसी डिमांड बढ़ी दूसरा प्लांट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, प्लांट को भी चेंज कर सकते हो, फिक्स्ड फैक्टर चेंज हो जाएगा वेरिएबल फैक्टर। तो कहानी क्या है कि शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड फैक्टर वेरिएबल फैक्टर दोनों होते हैं, और लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, जाके वेरिएबल हो जाते हैं। आया समझ में? अब इसके अंदर इनका नाम याद रख लेना, इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है, ठीक है। कि मान लो एक लेबर पे, एक प्लांट पे मैंने 7 लेबर्स किए, फिर एक प्लांट पे 10 किए, एक पे 15 किए, तो ये क्या हो रहा है, प्रोपोर्शन चेंज होता जा रहा है ना, रेशो चेंज होता जा रहा है। अब फिक्स प्रोपोर्शंस की कहानी क्या रहेगी इसकी अलर्ट, कि भाई एक पे मुझे पता है कि 30 लेबर आ रहे, तो दूसरे पे कितने हो गए, 60 हो गए, तीसरे पे कितने हो गए, 90 हो गए, तो रेशो कितना 1:30 मेंटेन है ना। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शंस है। आ रही है बात समझ में? है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या था वो तो रह ही गया। तो ये जो है ये हमारी कहानी थी। अब इसके अंदर हमें 3 चीज़ें देखनी है कि भाई आपके शॉर्ट रन के अंदर 3 स्टेजेस होती है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स मतलब जब भी आप लैंड पे चालू करते हो या प्लांट चालू करते हो तो आपको शुरू में तो बहुत अच्छे से तेज़ी से रिटर्न्स मिलते हैं ना, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, डिमिनिश होता है, कांस्टेंट उस केस में स्केल में। पहले शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 स्टेजेस मिलेंगे, आपको याद रखो। शॉर्ट रन के अंदर 3 स्टेजेस कौन सी हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, पहला इंक्रीजिंग रहेगा, दूसरा क्या रहेगा डिमिनिशिंग रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा नेगेटिव रहेगा, ठीक है। ये आपके शॉर्ट रन की कहानी है। लॉन्ग रन में क्या होगा, लॉन्ग रन में पहले होगा इंक्रीजिंग, फिर हो जाएगा कांस्टेंट, और फिर होगा डिमिनिशिंग।
याद रखना, ठीक है। अब इसके अंदर उसने क्या बोला क्वेश्चन, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज स्लोली बिलो द एवरेज प्रोडक्ट कर्व। देखो अब इसके अंदर तीन स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके अंदर कुछ याद आएगा ऐसे, मैंने कुछ ऐसा बनाया तो याद आया क्या? ये हमारा टीपी का कर्व है, ये शॉर्ट रन का बना रही हूँ मैं, ठीक है। शॉर्ट रन में हमारा जो टोटल रेवेन्यू है या टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा, इस पॉइंट तक, मान लो ए, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो टीपी है वो जल्दी जल्दी बढ़ती है, इसके बाद बढ़ेगी तो सही पर डिमिनिश होते हुए बढ़ेगी। जैसे पहले पहले कैसे 10 से बढ़ रही, फिर 15 से बढ़ गई, फिर 20 से बढ़ गई, ऐसे बढ़ रहा है हर यूनिट के साथ। पर फिर बाद में इस पॉइंट के बाद कैसे बढ़ेगा, 5, 4 से बढ़ा, 3 से बढ़ा, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, ठीक है। अब ये इस स्टेजेस में 3 स्टेजेस होती हैं, ये हमारी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। घबरा गया क्या? फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि आपकी जो टीपी है वो बढ़ेगी, है ना। एपी एमपी का जरा देखते रुको, ये एपी रहेगा, ये तो सॉरी इधर से ये ऐसे आना था, ये एमपी होगा, ठीक है। तो जब हमारा जो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या कहानी होती है कि जो तुम्हारा टीपी है वो बढ़ता रहता है, टीपी बढ़ता है, एपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, टीपी बढ़ता है, एपी बढ़ता है, एमपी बढ़ता है, सब बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, एवरेज भी बढ़ेगा और एमपी भी बढ़ेगा, ठीक है। तो पहले स्टेज जब शुरू होगा ना तब यही कहानी होगी, पर बाद में क्या हो जाएगा, इसी में फर्स्ट ख़त्म होते होते क्या हो जाएगा, टीपी बढ़ेगा तो सही पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा, फिर एपी जो है वो आपका थोड़ा उतार पे जाएगा और एमपी भी उतरेगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, तुम्हारा टीपी है वो मैक्सिमम पे जाएगा, और अगर ये मैक्सिमम पे चला गया तो इसका एमपी क्या हो जाएगा, एमपी 0 हो जाएगा, और जो एपी है तुम्हारा ये भी डिमिनिश होगा। और तीसरे स्टेजेस में तो तीनों ही नीचे जाएंगे, टीपी जो है मैक्सिमम को टच करके आ गया तो अब वो नीचे जाएगा तो नीचे आ जाएगा, एमपी जो है वो तो नेगेटिव हो गया, मतलब 0 था तो नेगेटिव ही हो जाएगा, और एपी भी आपका डिमिनिश होगा पर ये कभी 0 नहीं होगा। ये 3 स्टेजेस है ना। अब अपने को क्वेश्चन में क्या बोला उसने, इन द थर्ड ऑफ द 3 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, मतलब 3 स्टेजेस में से तीसरे स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट की क्या कहानी है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व हैज़ अ पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव तो नहीं है, नेगेटिव है, उतार पे जाता है। द मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व लाइज कम्प्लीटली बिलो द एपी, ये होता है, हाँ। टीपी इंक्रीजेस, टीपी भी इंक्रीज नहीं होता, और मार्जिनल प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, ये भी नहीं होता है। तो क्या होगा इसका आंसर अपना बी होगा, ठीक है। अब आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप इज अर्निंग टोटल रेवेन्यू ऑफ ₹1 लाख एंड इज इंकरिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये सारी कहानी है। तो अब अपन वहाँ पे चलते हैं। तो
हाँ वही तो कर रही हो यार। हाँ ये तो पेंसिल से ही हो गया। क्या हो गया? चलो अब हम क्या देख रहे थे? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स भी देख लिए थे। चलो अब मैं अब आपको बताती हूँ कौन सा वाला है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। The consumer is in equilibrium when? इक्विलिब्रियम कब मिलेगा कंज्यूमर को? जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की उसकी प्राइस से इक्वल हो। अब ये क्या कहानी है? अगर मान लो ये प्रोडक्ट है ना, ये पेन की कीमत मान लो इसने 10,000 करी, सर ने कहा नहीं भैया मेरे क्लास ही इससे चलती है 10,000 तो चलो मैं एक घड़ी दे भी दूँ। अब मान लो 20,000 कर दी, फिर सोचने में लगेगा ना कि इसके जगह कुछ और यूज़ हो जाए तो अब पूरा पैनल ही चेंज कर दो, 20,000 लगाने की क्या ज़रूरत है? तो मतलब क्या कि जो इस पेन से सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है, क्या उसकी पैसे जितना लगाओगे वो उसका वर्थ है? जैसे हम शर्ट्स खरीदने जाते हैं तो शर्ट अगर आपकी 500 में आ रही है, 1000 में आ रही है तो भी चलो ले लिए एक घड़ी। अगर इसकी जगह ये अगर 5,000 की आ रही, 6,000 की आ रही तो आप शर्ट्स लोगे क्या? नहीं लोगे कि इतना तो पहनने में ही नहीं आएगा, इतना तो मेरी जान जल जाएगी इसको पहनने में कि 5-6 हज़ार लग गए इसके अंदर हैं। तो मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो उसकी, उसको पहनने से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है वो उसकी प्राइस से इक्वल होना चाहिए, तभी हमको लगता है कि ये चीज़ इसके लिए वर्थ है और तभी हमको लगता है कि हम इसे खरीदें। तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या बोला था? कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि जब हमें पूरा सेटिस्फेक्शन होता है तो कब होएगा कि जब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस के बराबर होगी, उससे ज़्यादा होगी तो हमारा कंज्यूमर सरप्लस है। अगर मान लो कि ये पेन तो मेरे को 20-25 रुपए में आ रहा है तो भैया बहुत खुशी की बात है, मैं तो इससे ज़्यादा पे करने की बात थी तो कंज्यूमर सरप्लस आ गया मेरा, मैं तो इससे ज़्यादा पे कर सकती थी इसके लिए। पर और से अगर प्राइस नीचे डाउन हो गई तो भी वो भी अच्छा है हमारे लिए, पर इक्वल है तो वो हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल है। नेक्स्ट है ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम वाइल ड्रॉइंग एन इंडिविजुअल्स डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व हमें पता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है पता है ना? लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, ठीक है, ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड कहता है। अब इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन बता रहा है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला फैक्टर था, दूसरा क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में दो कहानी थी, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट्स में हमारा डिमांड कर्व इस तरह का बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री में इस तरह का बनता है, याद आया? तीसरा क्या था? इनकम, ठीक है, इनकम था। इनकम में क्या देखा था? दो गुड्स देखे थे, याद है? नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है?
क्या बात कर रहे हो? इनकम देखना है यहाँ पे, प्राइस नहीं देखोगे। इनकम की बात कर रहे हैं तो इनकम और डिमांड ही देखना है, इसीलिए हम वो टर्म यूज़ करते हैं, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सबको छोड़ दो। जब आप एक दो चीज़ों को देख रहे हो तो सिर्फ उन दोनों को देखो, बाकी सारे फैक्टर्स को नहीं देखोगे। तो सेट्रस पैरिबस बोलते हैं इस चीज़ को, है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अगर आपका नॉर्मल इनकम ज़्यादा है, इनकम बढ़ रहा है, ठीक है, तो नॉर्मल गुड्स क्या हो जाएगा, अभी तक आप 2 पैकेट खरीदते थे बिस्किट के, अब आपकी इनकम बढ़ गई, आप 4 पैकेट खरीद रहे हो, 6 पैकेट खरीद रहे हो, तो आप बढ़ा सकते हो ना नॉर्मल गुड्स में, तो इनकम बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा? इन्फीरियर गुड्स कौन से होते हैं? इन्फीरियर गुड्स क्या होता है? तो अगर नॉर्मल अपनी इनकम बढ़ेगी तो अपन क्या करेंगे, उनको उनकी डिमांड कम कर देंगे ना। अगर लो क्वालिटी बाजरा और गेहूं खा रहे थे, अगर आपकी इनकम ठीक हो गई तो क्या करोगे, थोड़े अच्छी क्वालिटी पे स्किप कर जाओगे। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि इनकम बढ़ने से इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन देखने में आ रहा है, तो नॉर्मल गुड्स के केस में कैसे आएगा, इस तरह का डिमांड कर्व बनेगा, ठीक है। और इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा। आया समझ में? तो अब इसने जो क्वेश्चन पूछा वो क्या था, उसने कहा कि सारी चीज़ों को कांस्टेंट, अगर ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग आर अज्यूम टू रिमेन द सेम, मतलब सबको छोड़ के सिर्फ एक का, अगर हमें एक चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जिससे कि डिमांड सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, वो क्या होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। बाकी सबको छोड़ दो, इनकम और ये सब तो बाद की बात है। सबसे पहले अगर डिमांड पे सीधा असर डालता है तो वो क्या होता है, चीज़ की कीमत, ठीक है। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी आपका आंसर है इसका। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स, बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट माना है तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट सप्लाई फॉर कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, price is not related to supply, as supply rises price also rises, yes supply is not related to factors other than price। क्या आएगा इसका आंसर, एज सप्लाई राइजेस, मैंने आपको यही बोला था, सप्लाई राइज हो रही है तो प्राइस राइज नहीं होती, प्राइस राइज होती है तो सप्लाई बढ़ती। प्राइस आपका पहले आएगा, प्राइस के होने से सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के होने से डिमांड घटेगी, वैसा है, ठीक है। इसीलिए ये स्टेटमेंट डाला कि बच्चे घूम जाएं, ठीक है। सप्लाई फॉर कमोडिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, ये आएगा। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्या होगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन का मतलब क्या, एलोकेशन का मतलब ये मत समझना कि ये हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एलोकेशन का मतलब है कि कोई भी एक फर्म ये सोचती है कि उसको कितने लैंड पे काम करना है, कितनी लेबर लगानी है, कितना कैपिटल लगाना है, कितने तरह की मेहनत करनी है, ये अगर वो सोच रही है तो क्या हो जाएगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इसको वैसे मत समझना कि ये इंडस्ट्री के लेवल पे पूछ रहे हैं, मैक्रो नहीं आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सीधी सी डेफिनेशन है उसकी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब कोई भी आपने मान लो लकड़ी को पेड़ में से काट के बस नीचे रख दिया, क्या ये प्रोडक्शन हो गया, नहीं। जब तक उसके आपने टेबल या कुछ बना के
ऐसी कोई मार्केटेबल चीज़ नहीं बनाई है कि जब जाके उसको सेल कर सको, तब तक वो प्रोडक्शन नहीं होता। अगर आप घर में मम्मी अपने लिए खाना बना रही हैं तो क्या ये प्रोडक्शन है? नहीं। पर अगर वो उस खाना बनाकर और टिफ़िन भेज रही हैं किसी को, जिससे कि वो उससे चार्जेस ले रही हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको आप बेचते हो और उसके आप फिनेंशियल बेनिफिट डिराइव करते हो, बेचते हो उसको। फ्री में कोई काम कर दिया, दया से कोई काम कर दिया, तो वो आपका प्रोडक्शन नहीं कहलाता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड प्रोडक्शन? टाइलिंग ऑफ सॉइल। टाइलिंग ऑफ सॉइल का मतलब क्या है कि अपन ने खेत को बोने के लिए तैयार कर दिया, बीज डालने के लिए। सिंगिंग अ सॉन्ग बिफोर फ्रेंड्स, प्रिवेंटिंग अ चाइल्ड फ्रॉम फॉलिंग, या पेंटिंग अ पिक्चर फॉर लेजर। लेजर का मतलब समझते हो? हॉबी में, मस्ती मस्ती में कर दिया, तो क्या ये होगा? नहीं। इससे तो फिर टाइलिंग ऑफ सॉइल सबसे बेटर है ना। क्यों? क्योंकि आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट, मतलब आप खेती के लिए तैयार कर रहे हो, खेत तैयार कर रहे हो, तो आगे उससे इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव होगा आपको। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला, जिसमें आपको इकोनॉमिक वो। 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद आगे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज अ फर्म इंक्रीजेस इट्स साइज इन द लॉन्ग रन। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहाँ से आया? इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब ये होता है कि आपका लॉन्ग रन में फर्म चल रहा है। किस में चल रहा है? लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन में 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। स्केल वर्ड आ गया ना समझ में, तो ये समझ जाना लॉन्ग रन की बात हो रही है। लॉन्ग रन में इकोनॉमीज का मतलब होता है एडवांटेजेस, और डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या हुआ? डिस इकोनॉमीज का मतलब क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेजेस। ठीक है। इकोनॉमीज मतलब फायदे, तो एडवांटेजेस। डिस इकोनॉमीज मतलब नुकसान। ठीक है। अब इकोनॉमीज ऑफ स्केल एग्जिस्ट बिकॉज, मतलब अगर आपको फायदा हो रहा है फर्म को लॉन्ग रन में, तो वो किस कारण से हो रहा है? पहला, लेबर एंड मैनेजमेंट कैन स्पेशलाइज इन देयर एक्टिविटीज मोर। लॉन्ग रन में क्या होता है? सबको अपना काम अभी तक तो पता पड़ गया होता है, सब वही काम करते रहते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है, डिवीजन ऑफ लेबर हो जाता है, तो ये ठीक है। सेकेंड है, एज अ लार्जर इनपुट बायर द फर्म कैन गेट फिनेंस। जब बड़ी फर्म हो जाती है तो उसको क्या, बैंक से लोन जल्दी मिल जाता है ना। ठीक है। उसकी पर यूनिट इनपुट कॉस्ट भी लो हो जाती है। थर्ड क्या है? द फर्म कैन अफोर्ड टू एम्प्लॉय मोर सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकती है, क्योंकि उसको हर जगह फ़ायदे मिलते हैं बड़ी फर्म्स को। तो ये सारे के सारे फ़ायदे आपको किस में मिल रहे हैं? इसमें मिल रहे हैं, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, फर्म कैन अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इन लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन में कौन सी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट होता है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले तो ये बात करें कि बाकी सब फर्म्स को क्या होता है। पहले परफेक्ट कंपटीशन से स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में पता है हमें 3 तरह की स्टेजेस हो सकती हैं, प्रॉफिट्स भी है, लॉसेस भी है, और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी है। ठीक है। ये शॉर्ट रन में होता है। शॉर्ट रन में कोई भी परफेक्ट कंपटीशन की मार्केट की फर्म या तो नुकसान झेलेगी, या नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है। पर लॉन्ग रन में, ये शॉर्ट रन की कहानी है। शॉर्ट रन में प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स, एबनॉर्मल प्रॉफिट्स भी आ सकते हैं, इसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोलते हैं, और लॉसेस भी हो सकते हैं। 3 स्टेजेस आ सकते हैं। पर लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में फर्म क्या कमाती है? सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। रीज़न क्या है इसका? ये जो एक फीचर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, ये पढ़ा था ना अपन ने अभी। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, आलू प्याज के ठेले कभी भी कोई भी लगा सकता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट है ना। तो अब इसके अंदर क्या है कि कोई भी आ सकता है। अगर मान लीजिए ये हैं, इनको बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, इनके प्रॉफिट को देखते हुए आपने भी अपनी दुकान वहीं खोल ली, तो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे जो अभी तक ये सुपर नॉर्मल बहुत सारा प्रॉफिट कमा रहे थे, अब क्या हो जाएगा? कस्टमर्स बढ़ जाएंगे, तो अब ये नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएंगे। अब अगर लॉस की सिचुएशन देखते हैं कि बहुत लॉस हो रहा है, पूरी इंडस्ट्री में लॉस हो रहा है, तो जो लॉस को सर्वाइव कर सकता है वो टिका रहेगा, और जो नहीं कर सकता है वो अपने आप चला जाएगा। तो चले जाएंगे ये,
अगर मान लो ये चले गए, इनको बहुत लॉस हो रहा है, ये चले गए, तो फिर अब क्या हो जाएगा, अब आपको सारा कस्टमर्स मिलना शुरू होंगे, तो क्या होगा, लॉस धीरे धीरे करके क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाएगा। तो दोनों ही केसेस में लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन में हमेशा क्या मिलेगा आपको, नॉर्मल प्रॉफिट। समझ आया? क्योंकि बाकी में क्या होता है, मोनोपोली वाला तो क्या करेगा, एक अकेला है, तो फ्री एंट्री एंड एग्जिट तो उसके यहाँ है ही नहीं। ये फीचर जब भी होगा ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, जिस भी मार्केट फॉर्म में ये फीचर होगा, दो में है, परफेक्ट कंपटीशन में है और मोनोपोलिस्टिक में। ठीक है, तो दोनों में जो फर्म है वो फ्यूचर में जाके लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी। पर मोनोपोली वाला और ओलिगोपोली वाला, मोनोपोली वाला और ओलिगोपोली वाला, ए और बी, ये दोनों क्या करेंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकते हैं लॉन्ग पर इसमें भी ये जो होता है नंबर वन, मोनोपोली वाला ही ज़्यादा कमाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी फर्म लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाएगी, मोनोपोली। Price taking firms, that is firms that operate in a perfectly competitive market, are said to be small relative to market. हमने देखा परफेक्ट कंपटीशन सबसे पहले देखा था, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, प्राइस कांस्टेंट, प्राइस टेकर, प्राइस मेकर, ये सारी कहानी पढ़ी थी ना। उसमें क्या बोला था उसने, ये फर्म आपको इतनी छोटी छोटी सी हैं, जैसे पूरी इंडस्ट्री मान लो आलू की, और उसमें एक ठेले वाला, वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी और उस ठेले वाले का आउटपुट कितना छोटा। तो इसीलिए तो वो अपना डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि उसका आउटपुट इतना छोटा है, उसका जो मार्जिन है वो बहुत छोटा है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में सारे जो बायर्स होते हैं, सारे जो सेलर्स होते हैं, वो उनका जो मार्केट कैप्चर है वो इतना सा रहता है। ठीक है, तो इसीलिए वो फर्म डिसाइड नहीं कर सकती अपनी प्राइसिंग। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि आपको वो स्मॉल किस हिसाब से लगते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में हर एक फर्म आपको किस तरीके से छोटी लगती है, क्या उसके 10 एम्प्लॉयज से कम है फर्स्ट ऑप्शन में, या द इंडिविजुअल फर्म फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, ऐसा है, या इंडिविजुअल फर्म के पास 20 लाख से कम के एसेट्स है। ये सब कहानी नहीं है। कहानी क्या है, फोर्थ ऑप्शन, द इंडिविजुअल फर्म इज अनेबल टू अफेक्ट द मार्केट प्राइस थ्रू इट्स आउटपुट डिसीजंस। वो बोलेगा कि मैं, मान लो एक फलाना आलू वाला बोल दे कि मैं तो 50 रुपए में ही बेच रहा हूँ, मान लो प्राइस 40 की है, वो बोलेगा नहीं मेरे आलू तो बड़े अच्छे हैं, 50 का ही बेचूंगा। तो भाई तेरे पास कोई आएगा नहीं, आएगा, सबको पता है कि 40 है, उससे खरीदेंगे ही नहीं। तो वो अपने आप ही, उसको अगर आउटपुट बेचना है तो वो अपनी प्राइस नीचे करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहानी है कि वो अपने आप कुछ डिसाइड नहीं कर सकता, कोई अड़ी में रहेगा तो वो रह ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव, दो तरह के इकोनॉमिक्स साइंस पढ़ते हैं अपन इसमें। एक होता है पॉजिटिव साइंस, एक होता है नॉर्मेटिव साइंस। पॉजिटिव साइंस में क्या होता है, जो रियल फैक्ट्स होते हैं ना, जैसे जो है वो ही हम पढ़ते हैं, रियल फैक्ट्स पढ़ते हैं। नॉर्मेटिव में क्या बोलते हैं, जैसे रियल फैक्ट्स मतलब कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, 1 लाख कितनी हो गई, 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर हो गई। ठीक है, ये हमने रियल फैक्ट बताया। अब नॉर्मेटिव साइंस में क्या होगा, हमको पॉपुलेशन कम करनी चाहिए, ये आएगी स्टेटमेंट, है ना। या वो बोलेंगे कि हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना है, मान लो अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ 6% है, तो ये पॉजिटिव में आएगा कि द आवर करंट इकोनॉमिक ग्रोथ इज 6%, तो ये स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव में आएगी। पर अगर ऐसा बोला कि द इकोनॉमिक आवर जीडीपी शुड बी 7%, शुड बी, आउट बी, ये वर्ड्स आ गए ना, मतलब ऐसी होनी चाहिए, है नहीं, होनी चाहिए, तो ये किस में चला जाएगा, नॉर्मेटिव। तो नॉर्मेटिव को कभी भी देखना है तो शुड भी ध्यान रखना, शुड भी आना चाहिए या आउट टू बी, ये 2 वर्ड्स दिखते ना, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो, कुछ भी लिखा हो, अगर ये दोनों आ गए ना तो ये नॉर्मेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर कहाँ है अपना, कौन सा है इसमें से नॉर्मेटिव स्टेटमेंट,
बताओ। Larger government deficits cause an economy to grow more slowly. People work harder if the wage is higher. The unemployment rate should be less. Printing too much money causes inflation. नॉर्मेटिव किस में आ जाएगा? सी वाले में, क्योंकि शुड भी आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, इफेक्टिव डिमांड डिपेंड्स ऑन। डिमांड के चैप्टर की स्टार्टिंग यही है, सारे के सारे चाहिए, इच्छा भी चाहिए, जेब में पैसा भी चाहिए, और आपको उसको पैसे को यूज करने का माध्यम भी चाहिए। अगर कोई गरीब है, वो उसने देख ली कोई कार, उसको पसंद आ गई, तो वो क्या खरीद सकता है? नहीं। डिजायर तो है, खरीदने की इच्छा है, पर जेब में पैसा भी तो होना चाहिए ना भाई। ठीक है, तो डिजायर भी चाहिए, मीन्स टू परचेज भी चाहिए, और विलिंगनेस भी चाहिए। तो ये ऑल ऑफ द, ठीक है, आ जाएंगे सारे। अकॉर्डिंग टू हिक्स एंड एलन, द डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स ड्यू टू। यहाँ पे ये बोलते हैं ये हिक्स और एलन कि डिमांड कर्व क्या होता है, एक तो इसलिए भी नीचे आता है ना क्योंकि प्राइस और डिमांड में रिलेशन इनवर्स है, नेगेटिव रिलेशन है, इसीलिए नीचे आता है। एक रीजन तो ये। दूसरा रीजन वो क्या बोलते हैं कि भाई, वो बोलते हैं दूसरा रीजन कि क्या होगा कि डिमांड कर्व का जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है ना, ये इस वजह से है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। ठीक है, क्यों है ये बताती हूँ। अगर आप दुकान में खरीदने जाते हो, आप कितना परचेज कर लोगे? मतलब आपको जो पसंद है, जैसे चोको लावा केक पसंद है ना, या आइसक्रीम पसंद है, कितनी खरीद लोगे? 1, 10, 15, 20, कभी तो खत्म करोगे ना। मतलब क्यों करोगे? क्योंकि इतना भी आप सोचोगे ना, मैं इतना खरीद रहा हूँ, क्या इतनी वर्थ है कि मैं पैसे इतने में डालूं। दूसरी बात ये सोचोगे, क्या मैं कंज्यूम कर सकता हूँ इसको, इतना को खाऊंगा तो मैं बोर नहीं हो जाऊंगा एक ही चीज को खा खा के। तो क्या होता है, ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के इफेक्ट से हम लोगों का ग्राफ नीचे आ जाता है, डिमांड कर्व नीचे आ जाता है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कि हम 50 खरीदते हमेशा 50 ही खरीदेंगे, 100 ही खरीदेंगे, भाई इतना तो नहीं हो सकता ना। अपन मार्केट में शक्कर या चाय लेने जाते हैं, रोज का लेने जाते हैं कभी, तो क्या रोज आप इतना इतना खरीद के लाते हो? क्या नहीं होता है ना, आप कहीं तो स्टॉप करोगे ना। तो ये क्या है रीजन? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट है प्राइस डिटर्मिनेशन टू बी प्रॉफिटेबल, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन डिफरेंट मार्केट्स। ये अलग बात है। अब आते हैं हम मोनोपोली के चैप्टर पे। मोनोपोली का आ गया इसके अंदर। मोनो का मतलब सिंगल, पॉली का मतलब सेलर, सिंगल सेलर। जहां पर भी सिंगल सेलर है वो मोनोपोली होती है। ठीक है, अब मोनोपोली के अंदर क्या होता है, एक बंदा है तो उसकी इच्छा ना, उसको कितनी प्राइसिंग करनी है, उसको कितना आउटपुट रखना है, ये सारी इच्छा उसकी होती। ठीक है, तो यहाँ पर एक पहला जो फीचर आता है मोनोपोली का, वो होता है सिंगल सेलर। दूसरा फीचर क्या आता है कि भाई यहाँ पे इसकी प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहती है, और क्रॉस इलास्टिसिटी, दोनों के बारे में बात करेंगे। अगर मान लो आप अपनी इंडस्ट्री के अकेले सेलर हो, है ना, आपकी बहुत बड़ी दुकान है। अब आपका इच्छा हुई कि आपने ये बॉटल को आप 100 में बेच रहे हो या 500 में बेच रहे हो, आपकी इच्छा। तो अगर सामने वाले को लेना है और कोई है भी नहीं लेने वाला, कहीं और दुकान भी नहीं है बहुत दूर तक, लेना होगा तो उसको ये लेना ही पड़ेगा ना, 500 रुपये दे के भी लेगा। तो क्या आपके प्राइस बढ़ाने से उसकी डिमांड घटी? नहीं घटी। आप 100 की 150 कर दोगे, 200 कर रहे हो, उसको पता है कि हमको और कहीं जा नहीं सकते, आपको भी पता है कि वो बंदा कहीं नहीं जाएगा, मैं ही उसको ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ। तो क्या करोगे आप? कितना भी ऊपर प्राइस दोगे, आपकी डिमांड का फर्क नहीं आएगा, उस पर डिमांड कम नहीं होगी। तो क्या हो जाएगी, डिमांड इलास्टिक रहेगी कि इन इलास्टिक रहेगी? अगर डिमांड पे फर्क नहीं आता है तो क्या बोला था मैंने आपको, इन इलास्टिक रहेगी। अगर डिमांड में फर्क आता है तो इलास्टिक होता है। ठीक है, तो डिमांड पे फर्क नहीं आ रहा है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या रहेगी, इन इलास्टिक।
बहुत थोड़ी सी कम होगी। जैसे जो बंदा 5 खरीदने आ रहा था पर आपकी प्राइस बहुत ज़्यादा है तो वो 4 ही खरीदेगा या 3 ही खरीदेगा, बहुत कम डिफरेंस आएगा। ऐसा नहीं होगा कि खरीद के ही नहीं जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करें। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब क्या कि इसके मार्केट में और कोई सब्स्टिट्यूट्स है क्या। तब हम क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, जब मार्केट में सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, मतलब एक प्रोडक्ट का दूसरा कोई प्रोडक्ट है सब्स्टिट्यूट मार्केट में, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड कोई अवेलेबल है, तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी दोनों के बीच में दिखते हैं, दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में। पर अब ये तो सिंगल सेलर है, सब्स्टिट्यूट्स कहाँ से है मार्केट में, है ही नहीं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी क्या हुई, जीरो। क्वेश्चन आता है इस पे, कौन से मार्केट फॉर्म में क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होती है, तो मोनोपोली में होती है। आई बात समझ में। एक ही प्रोड्यूसर है मार्केट में, तो दूसरा कहाँ से कोई लाएगा सब्स्टिट्यूट उसका। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड वाला है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब समझते हो क्या होता है, नहीं पता। एक बहुत बड़ा मतलब सर्जन है, बहुत अपने फील्ड में मोनोपोली करा हुआ है, मोनोपोली की बात कर, बहुत अपने फील्ड में उसका मतलब उसके जैसा हाथ नहीं, बोलते हैं कि ये बहुत पेशेंट्स को बचा चुका है ना। तो अब वो क्या करता है कि जो गरीब लोग होते हैं ना उनको कम प्राइस में इलाज करता है, और जो अमीर होते हैं उनको ज़्यादा प्राइस में, जैसे नॉर्मल चार्जेस लगाता है वैसे लगाता है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी सर्विसेज को या अपने गुड्स को अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइजेस में बेचा। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यही होती है, हम जब अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइस पे बेचते हैं ना, मतलब हम भेदभाव कर रहे हैं, फर्क कर रहे हैं लोगों में। अब जैसे आप अभी तक बहुत टाइम से आपके पुश्तैनी घर की दुकान जहाँ से चालू थी और आप हमेशा माल उसी से लेते थे, तो वो कहते हैं कि भैया जी आप आ रहे हो ना, इससे चलो मैं आपको इतने में ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जाएंगे तो उसको उनको नॉर्मल रेट लगेगी, आपको कम रेट में दे रहा है, दे वही चीज रहा है, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग लोगों को एक ही चीज दी पर अलग अलग लोगों को अलग अलग प्राइसेस पे दी, तो वो क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये किसका फीचर है, मोनोपोली का, वो ही कर सकता है क्योंकि उसके हाथ में कंट्रोल है ना, प्राइस का भी और आउटपुट का भी। ठीक है, फोर्थ है इसके अंदर कि ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ना, ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। नहीं पता है, नहीं पढ़ा, मार्केट का चैप्टर कैसे करा फिर हैं, पढ़ा था, कहाँ गया। फर्स्ट डिग्री में क्या होता है, बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से अगर फर्क आता है, जैसे रेलवेज में नहीं देखा, बुजुर्गों के लिए लोअर सीट रिजर्व कर देते हैं या कम प्राइस चार्ज करते हैं, सीनियर सिटीजन का वो बना देते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए उसमें कम हो जाता है ना उनका, लेडीज कोटा अलग हो जाता है, हैंडीकैप्ड का अलग हो जाता है, उनको क्या करते हैं, उनको कम प्राइसेस में बेच रहे, दे वही चीज रहे पर अलग अलग लोगों को अलग अलग बाइंग कैपेसिटी से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे। ये फर्स्ट वाला है। सेकंड क्या आता है, जब हम बेस रेट एक रखते हैं, जैसे बिजली वाले इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या कहती है, सबका बेस रेट 100 से शुरू हो रहा है, उसके ऊपर जितना जो कंज्यूम करेगा उस हिसाब से लगेगा। जैसे ऑटो रिक्शा वाले भी क्या करते हैं, मीटर जो है वो 20 या 21 रुपए पे सेट करके रखते हैं ना, आप जैसे ही बैठोगे वो नीचे करेंगे 20 प्लस जितना आप गए, तो बेस रेट फिक्स है प्लस कंजम्पशन पे डिपेंड होता है, तो वो अगर केस होता है तो वो सेकेंड डिग्री का होता है। ठीक है, थर्ड में क्या होता है, ये फर्स्ट और सेकेंड को छोड़ के जो भी केस के कारण फर्क आ रहा है वो है फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड आ जाता है। ठीक है, ये पूरा मोनोपोली का मैंने आपको बता दिया। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, अरे वो वहाँ तक तो अभी तक हम पहुँचे ही नहीं है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन 3 तरह की होती है ये बता दिया, पर इसमें 3-4 केसेस होते हैं। ठीक है, कि आपका मार्केट कैसा होना चाहिए, कब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, तो इसका आंसर है डिफरेंट। अभी मेरे को आप लग रहा है कि
इतना ले नहीं पाओगे समझाया तो, इसलिए मैं अभी यही कर रही हूँ। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ। मार्जिनल कॉस्ट किससे ज्यादा जुड़ी हुई है? वेरिएबल कॉस्ट से। क्यों? क्योंकि भाई टोटल आउटपुट मान लो जीरो भी हो जाता है, टोटल आउटपुट जीरो है, तो फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट तो लग रही है ना, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाएगी। अभी तक फिक्स्ड कॉस्ट लग रही थी मान लो 1000 रुपये, आउटपुट तो जीरो है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट 100 लग रही है या 100 या 1000 लग रही है, वेरिएबल 0 लग रही है, तो भी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1000 ही हुई ना अभी तो, है ना। और अगर मैंने इसके अंदर इसको बढ़ा दिया तो ये क्या हो जाएगी? 1100। तो वेरिएबल कॉस्ट के कारण ही टोटल कॉस्ट में चेंजेस आ रहा। और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मार्जिनल कॉस्ट ही होती है जो एडिशनल यूनिट्स की लगती है। तो वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज क्लोजली एसोसिएटेड विद वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट है एनवेलप कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज। शॉर्ट रन के कर्व्स ऐसे बने थे, कुछ याद आ रहा है किसी को? लॉन्ग रन में ऐसे बने थे, ऐसा। तो एनवेलप होता है ना लिफाफा, लिफाफे के अंदर पैसे रखते हैं या कुछ भी रखते हो आप। हाँ सर है। तो ये एनवेलप कर्व है। एनवेलप कर्व क्या होता है? जब बहुत सारे शॉर्ट रन कर्व्स जो एक हो जाते हैं तो वो एनवेलप कर्व में लॉन्ग रन में बन जाता है, तो ये एनवेलप कर्व है। तो एनवेलप कर्व किस में होता है? लॉन्ग रन में होता है, लॉन्ग रन में होता है वो। LAC बोलते हैं ना, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का। When the output increased by more than double, if the firm doubles its input, it is known as। ये हमने स्केल की बात की थी ना, यहाँ पे कहाँ की थी? हटा दिया क्या मैंने? देखो, अगर आपका इनपुट 1 लाख था और आउटपुट आ गया आपका, 3 तरीके से देखते हैं। अगर आउटपुट आपका 1 लाख ही रहा, मतलब जितना दिया था उतना आ गया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कांस्टेंट रिटर्न्स। अगर मैंने 1 लाख की जगह 2 लाख की मेरी पैदावार हो गई, डबल से ज़्यादा की हो गई, है ना, तो क्या हो जाएगा? ये इंक्रीजिंग रिटर्न्स। और 1 लाख से कम में 90,000 ही रही तो क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है। अगर हमने 10,000 का माल लिया, 1 लाख का माल दिया है और उतना ही हमें मिल जाता है आउटपुट में, तो वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। उससे ज़्यादा का मिलता है तो इंक्रीजिंग, उससे कम मिला तो डिक्रीजिंग। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा? व्हेन द आउटपुट इंक्रीज्ड बाय, आउटपुट कितने से बढ़ा? डबल से भी ज़्यादा बढ़ गया, जबकि इनपुट हमने डबल किया था। तो वैसे अगर डबल का डबल ही मिलता तो कांस्टेंट रहता, डबल से ज़्यादा मिल गया तो क्या हो जाएगा? बढ़ गया। तो इकोनॉमीज टू स्केल के कारण बढ़ा ना, फायदों के कारण ही बढ़ा है, नुकसान के कारण थोड़ी बढ़ेगा। रैशनल प्रोड्यूसर ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन इन विच स्टेज? ये मैंने तो दिखाया था ना अभी आपको। चलो, अभी मैंने आपको बताया था 3 स्टेजेस प्रोडक्शन की, TP, AP, MP की बात की थी ना हमने। तो यहाँ पर जब कौन से स्टेज में TP मैक्सिमम था? हाँ, तो सेकेंड स्टेज में जब TP मैक्सिमम होता है ना, तो ही प्रोड्यूसर को उसी में ही रहना पसंद होता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम है TP। वो ये नहीं देखेगा कि बाकी सब है कि नहीं, AP क्या कर रहा है कि MP क्या कर रहा है, उससे क्या मतलब है। अपने को हमेशा अपन बिजनेसमैन की तरह क्या सोचते हैं कि भाई हमने इनपुट जितना दिया उससे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है तो अपने तो फ़ायदा है, TP इतना बढ़ना चाहिए, TP बढ़ा हुआ है बस। इफ़ द कंज्यूमर्स ऑलवेज स्पेंड 15% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड,
देन द इनकम इलास्टिसिटी फॉर फूड इज, इनकम इलास्टिसिटी भी पढ़ी है, प्राइस इलास्टिसिटी अलग है, इनकम इलास्टिसिटी अलग है। इनकम इलास्टिसिटी के साथ क्या था कि इनकम इलास्टिसिटी में आपको फॉर्मूला क्या था इनकम इलास्टिसिटी का, शो कैसे करते हैं, EI, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर उसने कहा कि हमेशा 15% स्पेंड करता है, क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसकी तनख्वाह बढ़ भी रही है फिर भी वो 15% फूड पे स्पेंड करता ही करता है, तो अगर आपका जो स्पेंडिंग है ये कांस्टेंट है ना, स्पेंडिंग आपकी कांस्टेंट है, तो इलास्टिसिटी क्या होगी, 1। अगर आपकी स्पेंडिंग जो है वो कम हो गई तो इलास्टिसिटी कैसी हो जाएगी, इनइलास्टिक। अगर ये बढ़ गई तो आप ज़्यादा खर्च करने लग गए तो क्या हो जाएगा, इलास्टिक। ये फंडे अभी इतनी जल्दी क्लियर नहीं होंगे। हैं? Which cost increases continuously with increase in production? अब ये तो तुम ही बताओगे, कौन सी कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट। लार्जर नंबर ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, पब्लिक गुड्स या नन। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मशीन्स है ना, और कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, जो फाइनली कंज्यूमर तक पहुंचता है, मतलब एक जैसे साबुन बना के आपके पास पहुंच गया तो वो साबुन क्या, वो कंज्यूमर गुड हो गया, ठीक है। पर तो हमें फ्यूचर में किसका ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए, कैपिटल गुड्स का कि कंज्यूमर गुड्स का। अगर कंज्यूमर का किया तो वो उसने वो साबुन यूज़ कर लिया, वो तो ख़त्म हो गया ना, अब फिर चाहिएगा, फिर कहाँ से लाओगे। इससे ये क्या है, कैपिटल गुड्स का आप कंजम्पशन करो, मतलब प्लांट मशीनरी ज़्यादा बढ़ाओ तो कंज्यूमर के लिए भी बनता ही जाएगा, कंज्यूमर का भी। तो यहाँ पे क्या है, लार्जर नंबर ऑफ कैपिटल गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर। एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, अब एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज, ये समझना है। देखो अभी तक क्या देखा था कि प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज आते हैं, ठीक है। और कौन सी चीज़ देखी थी, कौन कौन से फैक्टर्स देखे थे, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब देखा था ना हमने। मतलब इन सब के कारण डिमांड में चेंज आता है। पर अगर सिर्फ प्राइस के कारण ही चेंज आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो ध्यान से, YOX ये प्राइस है, ये आउटपुट है, ठीक है। अब इसके अंदर प्राइस मेरी मान लो ये थी, तो मेरी क्वांटिटी इतनी थी, प्राइस बढ़ गई, P1 पे आ गई, तो क्वांटिटी कम हो जाएगी ना। कोई चीज़ महंगी हो गई तो आप कम लोगे, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, Q1। और अगर ये प्राइस कम हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, जब आउटपुट बढ़ा, आउटपुट कब बढ़ा आपका, इस केस में बढ़ा, Q2 के केस में बढ़ा, है ना। तो ये है आपका एक्सपेंशन, नीचे की तरफ आता है, ये आपका आउटपुट बढ़ा है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ, इस साइड, ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये वाला। समझ में आया, आया समझ में, कि जब सिर्फ प्राइस में चेंज आने के कारण डिमांड में चेंज आता है
तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर बढ़ गया है आउटपुट तो एक्सपेंशन है, कम हो गया है तो कॉन्ट्रैक्शन है। समझ आया? अगर बाकी सारे दूसरे कारण थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर कंडीशंस, पॉपुलेशन, इनकी वजह से अगर डिमांड में चेंज आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। ठीक है, उस केस में क्या होता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड। अब मेरा यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया ना, और कोई काम, दूसरे कामों की वजह से चेंज आया, तो प्राइस तो मेरी सेम बनी हुई थी, मैंने तो प्राइस नहीं घटाई ना बढ़ाई, पर मेरी डिमांड में चेंज आ गया। ठीक है, तो पहले मेरा डिमांड ऐसे था, अब मेरा डिमांड कर्व ऐसे बन रहा है, कम हो गया, बढ़ेगा तो इस साइड बढ़ेगा। तो दोनों में अंतर क्या हुआ, अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ प्राइस में चेंजेस आते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, अदर देन प्राइस के कारण चेंजेस आ रहे हैं तो इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ठीक है, दूसरा कि यहाँ पर हमारा सारे पॉइंट्स एक ही डिमांड कर्व पे है ना, बढ़ रहे हैं तो भी, घट रहे हैं तो भी। यहाँ पे क्या है, घटने के कारण इधर बढ़ हो गया, बढ़ने के कारण इधर हो गया, अलग ही नया डिमांड कर्व बन गया। तो इसको क्या बोलते हैं, शिफ्ट। शिफ्ट कब होता है डिमांड कर्व में, जब इंक्रीज और डिक्रीज होता है। यहाँ पे शिफ्ट नहीं होता है, यहाँ मूवमेंट एक ही डिमांड कर्व के ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, आया समझ में? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड इज द रिजल्ट ऑफ, अगर डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस क्या हो रही होंगी, कम हो रही हैं, तो अब डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, अदर गुड्स नहीं होगा। एक्सपेंशन की बात करें तो खुद की कमोडिटी की ही प्राइस में कमी आई है, पहला वाला केस है, ना कि दूसरे की कीमत में कमी आई है। ठीक है, तो यहाँ एक्सपेंशन बोला है तो ध्यान में रखना कि खुद की कमोडिटी में ही आया है, तो प्राइस ऑफ द गुड्स कंसर्न्ड। कंसर्न मतलब जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, उसी गुड्स के, जिसके बारे में बात कर रहे हो उसी गुड्स की प्राइस में कमी आई है, उसके कारण डिमांड एक्सपेंड हुई। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट इज एग्जाम्पल ऑफ। स्टॉक एक्सचेंज मार्केट क्या होगा, जो आप स्टॉक एक्सचेंज देखते हो वो रेगुलेटेड है कि अनरेगुलेटेड मार्केट है, उस पर कोई अथॉरिटी है क्या जो रेगुलेट करती है, कौन सी है, सेबी। हाँ, तो ये रेगुलेटेड मार्केट है। इन द शॉर्ट रन इफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म फाइंड्स इटसेल्फ ऑपरेटिंग एट अ लॉस, यही तो हमने देखा था कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में अगर, या किसी में भी अगर वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होती है, एवरेज वेरिएबल, सिर्फ वेरिएबल भी नहीं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होती है, तो उसको शट डाउन कर देना चाहिए, शट डाउन कर लेना भाई। सिक्यूलर पीरियड इज ऑल्सो नोन एज, वेरी लॉन्ग पीरियड को सिक्यूलर पीरियड कहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा समय होता है ना, उसको हम सिक्यूलर पीरियड कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्री मैंने बताई थी किसकी एग्जाम्पल है, कभी आपको सलमान खान दिखता है पीते हुए कोल्ड ड्रिंक हैं, हाँ, ओलिगोपोली का है। ठीक है, जहाँ पर भी हम सेलिब्रिटीज को लाते हैं ना, मेनली वही होता है। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कमोडिटी एक्स इज 3 lakhs, इम्प्लिसिट कॉस्ट इज 1,40,000, तो एक्सप्लिसिट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 3 लाख, और टोटल कॉस्ट में हमने क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट कितनी है 1,40, तो क्या हुआ 1,60 हो गई ना आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, माइनस करेंगे। इफ द प्राइस ऑफ कंप्यूटर्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड द सप्लाई इंक्रीजेस बाय 25%, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, इसका फॉर्मूला क्या था, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला एक ही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाय परसेंटेज प्राइस। अगर क्वांटिटी सप्लाइड में कितना चेंज आ रहा है 25% का, और प्राइस में कितना चेंज आ रहा है 10 का,
तो 2.5, और क्योंकि ये पॉजिटिव रिलेशन होता है सप्लाई का, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस का 2.5 आएगा। If the percentage change in supply is less than percentage change in price, मतलब सप्लाई कम चेंज हो रही है, इसमें क्या है, सप्लाई ज़्यादा चेंज हो रही थी ना, 25 से चेंज हो रही थी, और प्राइस में कितना चेंज था, 10% से, तो ये 2.5 क्या हो जाएगा, इलास्टिक बोलेंगे इसको। इसके अलावा अगर उलट बात करें कि ये 10 होती और ये 25 होता, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड में 10 का चेंज है, प्राइस में 25% का चेंज है, तो क्या हो जाती है, इन इलास्टिक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चोजन इन, कैपिटल इंटेंसिव मतलब कैपिटल की कोई टेक्निक आप कब लगाओगे, जब कैपिटल सस्ता होगा, है ना। तो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल विल बी लो। अगर लेबर पहले से बहुत मौजूद है तो आप उसमें कैपिटल की थोड़ी लगाओगे, मतलब समझ रहे हो क्या क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहा है कि कोई एक काम है ना, वो आप लेबर से कराना पसंद करोगे कि या वो रोबोट, मशीन के रोबोट से कराना पसंद करोगे, जिसमें कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। पर कॉस्ट किस में कम आएगी, अगर लेबर सस्ती मिल रही है आपको तो उसके कॉस्ट कम आएगी, और कैपिटल अगर सस्ती मिल रही है तो उसमें कॉस्ट कम आएगी, ठीक है। तो वो उस हिसाब से सोचना है। तो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी, जहाँ पे कैपिटल बहुत ज़्यादा है और कैपिटल का जो प्राइस है वो भी कम है, तो वो आ जाएगा आपका इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाइज टू मनी, क्या मनी पे अप्लाई करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, नहीं करता है। हमें स्टेटमेंट कौन सा ढूंढना है, सही स्टेटमेंट ढूंढना है, फर्स्ट वाला तो नहीं है। फिर है कंज्यूमर सरप्लस इज लोवेस्ट इन केस ऑफ नेसेसिटीज, नेसेसिटीज मतलब क्या, सॉल्ट मान लो, शुगर मान लो, यार 50 मांगेगा तो 50 दे के आओगे ना, अब उसमें तो ये तो झिक नहीं करोगे ना, 45 की दे दे, 40 की दे दे, ये तो नहीं करोगे, तो बोलेगा भाई लेना तो ले, नहीं तो मत ले, तो दे के आओगे ना। कंज्यूमर सरप्लस मतलब आपको फायदे की चीज़ नहीं मिलेगी नेसेसिटीज़ में, तो कंज्यूमर सरप्लस इज लोवेस्ट इन द केस ऑफ नेसेसिटीज। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन मार्जिनल इज 1, टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है तो मार्जिनल क्या होता है, 0 होता है ना, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो कौन सी सही है, बी वाली। विच ऑफ दीज हैव अ लोवेस्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये तो हम रिपीटेड क्वेश्चन है। इफ द सप्लाई कर्व इज 45 डिग्रीज एंगल, मतलब इस तरह का 45 डिग्रीज मतलब इस तरह का एंगल बनता है, तो ये क्या है, ये 1 है, बीच में रहता है ना एकदम, तो इसको 1 बोलते हैं। इसकी इलास्टिसिटी कैसी होती है, 1 होती है। ये इधर क्या होती है, मोर देन 1 होती है, और यहाँ पे इन्फिनिट होती है, यहाँ पे लेस देन 1 होती है और 0 होती है, बीच में होती है तो 1 होती है। तो सप्लाई अगर 45 डिग्रीज एंगल पे है तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या हो जाएगी, 1। कंज्यूमर स्टॉप्स परचेजिंग एडिशनल यूनिट्स, consumer stops purchasing additional units of commodity when marginal utility is equal to money। अब मैंने बताया था ना, आप हमेशा तो खरीदते नहीं रहोगे, मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी की उसकी प्राइस से इक्वल होगी ना, बस तब तक ही खरीदोगे, ज़्यादा नहीं खरीदोगे। इन केस ऑफ गिवन गुड्स द डिमांड कर्व विल बी, इन द केस ऑफ गिवन गुड्स, क्वेश्चन नंबर 53, द डिमांड कर्व विल बी, गिवन गुड्स
गिवन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं पर उनकी डिमांड प्राइस के साथ ही बढ़ जाती है, इसीलिए आपका आंसर सही है, अपवर्ड स्लोपिंग टू द राइट। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टीवीसी एंड टीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस क्या होगा? टीएफसी। इफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ हाउस होल्ड ऑफ अ गुड इज ग्रेटर देन 1 है तो क्या हुआ? इससे 1 से भी ज़्यादा है तो क्या होगा? लग्जरियस गुड्स। ठीक है, क्योंकि अगर वो कांस्टेंट स्पेंडिंग करता है तो 1 होगा, और अगर उससे ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो वो मोर देन 1 में लग्जरियस गुड्स पे आएगा। इन इकोनॉमिक्स गुड्स इंक्लूड मटेरियल थिंग्स विच कैन बी ट्रांसफर्ड, कैन बी विजिबल, या बोथ ए एंड बी दोनों ही आ जाते हैं, ट्रांसफरेबल भी हैं विजिबल भी हैं। पीपीएफ लीनियर कब होता है? जब उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या एमआरएस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट होता है ना। ये हमने देखा हुआ है कि पीपीएफ क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर होता है, उसका जो एमआरएस होता है या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट होती है, तो जो हमारा पीपीएफ है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। एनी पॉइंट बियॉन्ड पीपीएफ इज अनअटेनेबल, ये इस तरह से हमारा पीपीएफ है, और इसका अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो पीपीएफ के बाहर का है तो वो क्या हो जाएगा? अनअटेनेबल। एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी विल कॉज सप्लाई कर्व टू शिफ्ट। सप्लाई कर्व, अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट है तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो जब कोई चीज़ बढ़ती है इकोनॉमिक्स में तो कर्व कहाँ मूव होता है? राइट साइड, shift to the right. When there is excess demand in the market, डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी? ये देखिए इस तरीके से मैंने बताया था, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, और इनका ये प्राइस है। तो अगर आपकी डिमांड एक्सेस है, मतलब ये इस तरह से आपका डिमांड कर्व बना हुआ है, तो आपकी प्राइस क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। कार्टेल इज वन फॉर्म ऑफ कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। ठीक है, ओलिगोपोली के अंदर जब कार्टेल्स बनते हैं, ग्रुपिंग्स बनती हैं प्राइस और आउटपुट के डिसीजंस को लेकर, तो वो क्या कहलाता है? कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। डायनामिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय ऑनलाइन कंपनीज। पीटी इज इक्वल टू एमवी, दिस इक्वेशन इज सजेस्टेड बाय आयरविंग फिशर। All the following functions are associated with commercial banks except that commercial banks क्या काम नहीं करती है? नोट छाप। तो commercial banks cannot issue paper notes। तो कौन छापता है? आरबीआई। आरबीआई सारे छापती है क्या? नहीं। तो कौन से नहीं छापती है? 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। तो वो कौन छापता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है। बिल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियर मनी। नियर मनी क्या होता है? जो मनी के एकदम इक्विवेलेंट है या एकदम इमीडिएटली कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है। नॉर्मली अगर ये दोनों नहीं हो तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे टिक मार्क करके आना, पर अगर ये भी हैं तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ऑप्शनल मनी इज अ, ऑप्शनल मनी मतलब हुंडीज। हुंडीज क्या होती है? नॉन लीगल टेंडर मनी। Which of the following function does money serve when used to measure the price of different goods? जब हम अलग अलग चीज़ों की प्राइसिंग करते हैं तो वो इसीलिए होता है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमारे लिए इजी हो जाता है। इसलिए नहीं करते हैं कि ये प्राइस का है तो हम इसको स्टोर करके रख लें। स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं होता है, स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू नहीं होता है, ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। विच ऑफ दीज अफेक्ट्स द डिमांड फॉर मनी? मनी की डिमांड किस पे डिपेंड होती है? रियल इनकम पे, प्राइस लेवल पर, या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी होता है, इन तीनों पे ही होता है, पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट से ही आरबीआई जो है वो घटाती या बढ़ाती है मनी सप्लाई को। ठीक है। विच ऑफ दीज वुड लीड टू फॉल इन डिमांड? अगर मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिया तो वैसे ही पैसा कम हो जाएगा ना लोगों के हाथ में। इंटरेस्ट ज़्यादा पे करेंगे तो हाथों में सेविंग्स कम बचेंगी, सेविंग्स कम बचेंगी तो स्पेंड कम करेंगे। ठीक है। ग्रीशम्स लॉ, ग्रीशम्स लॉ इज ट्रू वेयर बोथ पेपर एंड मेटल करेंसीज ऑपरेट।
क्वांटिटी थियोरी ऑफ मनी स्टेट्स दैट, वो जो आयरविंग फिशर अपन ने पढ़ा अभी, आयरविंग फिशर ने क्या बोला कि भाई मनी सप्लाई जो है और प्राइस लेवल जो है ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, पर ये दोनों सही एकदम साथ साथ चलती है। अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस लेवल बढ़ती है, अगर मनी सप्लाई कम होती है तो प्राइस लेवल कम होता है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय J.M. Keynes and P.A. Samuelson. According to law of demand, demand varies inversely with price. When excess demand, ये तो आ गया है, when output is zero, which of the following is true? Output zero है तो क्या हुआ, total variable cost zero हो गई. Which of the following is not the function of money? Measure of wealth जो है ये आपका मनी का फंक्शन नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिशर्स इक्वेशन, अभी हमने बोला mv इज इक्वल टू pt. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कॉज ऑफ कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अभी बताया था कॉस्ट पुश का मतलब और डिमांड पुल का मतलब. डिमांड पुल के अंदर आपकी जब सप्लाई कम होती है उसके कारण डिमांड बढ़ रही है तो वो डिमांड पुल इक्वेशन इन्फ्लेशन होता है. और अगर आपके इनपुट्स की प्राइजेस बढ़ गई और इसीलिए आपने कॉस्ट बढ़ गई आपकी, इसीलिए आपने प्राइजेस बढ़ा दी, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. इन इंडिया मनी सप्लाई M1 इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स. Who was the father of economics? Adam Smith. Microeconomic theory deals with individual units. Normative economic theory deals with how the problems should be solved. Should be और ought to be मैंने आपको बताया था. Ceteris paribus means other things remaining constant. What is the example of conspicuous goods in the option? तो दोनों ही हैं. Conspicuous मतलब जो सोशल स्टेटस के लिए हम गुड्स यूज़ करते हैं, तो वो हो गए बोथ A एंड B. पॉइंट इलास्टिसिटी वॉज propounded बाय मार्शल. नेचर ऑफ PPF कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. प्राइस इलास्टिसिटी, ये इलास्टिसिटी है, ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोर इफ इट हैज़ नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मतलब प्राइस के घटने या बढ़ने से डिमांड भी घटेगी या बढ़ेगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स के केस में. सब्जेक्ट मैटर किस में डिवाइडेड है, कौन कौन, नहीं सब्जेक्ट मैटर वो नहीं होते. माइक्रो और मैक्रो, ठीक है. वही है क्या, हाँ सही बोल रहे हो आप. फिर माइक्रो इकोनॉमिक नहीं है ये, यहाँ पे 4 आएगा. इन केस ऑफ रेयर कॉइन्स सप्लाई कर्व विल बी. रेयर कॉइन्स मतलब बहुत मुश्किल से जो हमें कॉइन्स मिलते हैं, क्या उनका सप्लाई आप रेगुलरली बढ़ा सकते हो, नहीं बढ़ा सकते. कितने भी पैसे देने के बाद भी आपको कोई रेयर कॉइन्स नहीं भी देगा, है ना. सप्लाई कर्व क्या होगी इसकी, इस तरह की होगी खड़ी, मतलब ये जब एक्स एक्सिस को टच कर रहा है मतलब ज़ीरो हो जाएगी. सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, प्राइस कितनी भी बढ़ा लो, प्राइस ये भी दे दो, आप ज़्यादा प्राइस दोगे तो ज़्यादा सप्लाई मिल जाएगी क्या, नहीं. प्राइस कितनी भी कर लो, बढ़ा लो घटा लो, सप्लाई नहीं हिल सकती क्योंकि सप्लाई बढ़ा ही नहीं सकते आप उसकी, तो ये हो जाएगी वर्टिकल. व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1 द डिमांड कर्व इज कॉल्ड, कैसा डिमांड कर्व आता है जब इज इक्वल टू 1 होती है, ऐसी होती है हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन मार्केट सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट। मार्केट सप्लाई में नंबर ऑफ बायर्स नहीं आते, कॉस्ट ये प्रोडक्ट को रिलेट करती है, मार्केट प्राइस ये प्रोडक्ट को रिलेट करती है, रिलेटेड गुड्स की प्राइस ये भी प्रोडक्ट को रिलेट करती है, पर कितने लोग आके खरीदेंगे या कितनों ने खरीद लिया इससे हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। विच ऑफ दीज हैव हाईली इन इलास्टिक सप्लाई, अभी देखा था कि हाईली इन इलास्टिक मतलब आप बढ़ा नहीं सकते हो, नहीं बढ़ा सकते, किन की सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, पेरिशेबल गुड्स की, ठीक है। द सप्लाई फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट इज Sx इज इक्वल टू 5px प्लस 3, जहाँ पे इस px का मतलब है प्राइस। अब ये प्राइस है, ये कितनी दे रखी है उसने 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Sx इज इक्वल टू 5px प्लस 3, px कितनी दी है इसने 2 दिया है, तो 5 इंटू 2, ठीक है। डैश इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट्स एंड फिजिकल आउटपुट्स। क्वेश्चन किया हुआ है अपना, प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं इसको। वेरिएबल फैक्टर मीन्स दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में तो जाके सारे ही वेरिएबल हो जाता है। ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन, सारे फैक्टर्स वेरिएबल कब हो जाते हैं लॉन्ग रन में। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ टीपी, एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन टीपी विल जनरली, इन्फ्लेक्शन का पॉइंट बताया था ना मैंने, जहाँ पर कि टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है उसके बाद डिमिनिशिंग पे पड़ता है, तो उस पॉइंट तक इंक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, उसके बाद डिमिनिशिंग ट्रेंड शो करता है। Which one of the following is not a factor of production? The law of variable proportion was first developed by